क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब गजा में भी सीज़फायर हो जाएगा? तो ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि गजा से पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों का सफाया कर दिया जाए। गजा के अंदर अगर सीज़फायर हो गया तो एक बार फिर वहां के लोगों का ध्यान नेतन्याहू के भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा कि ईरान गजा नहीं है, ईरान फिलिस्तीनियों का मुल्क नहीं है। थोड़े समय के बाद ही इनको ये बात समझ में आ गई कि ईरान के ऊपर वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। तो वैसे में नेतन्याहू के लिए एक सीमा के बाद इस युद्ध को आगे खींचना बहुत मुश्किल था। तो नेतन्याहू के लिए स्थितियां बहुत कमजोर हो जाएंगी। अगर अमेरिका साथ नहीं होता तो इजराइल इतने लंबे समय तक गजा के अंदर युद्ध नहीं कर सकता था और फिर उनके लिए अपनी कुर्सी पर बने रहना बहुत मुश्किल हो पाएगा और हो सकता है वो जेल भी जाए। ईरान इजराइल जंग थमी, लेकिन असली विस्फोट अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब सवाल उठ रहा है क्या नेतन्याहू का सियासी खेल खत्म हो रहा है। ईरान से जंग के बाद नेतन्याहू की सियासी जमीन हिल चुकी है। अब उनके ही देश में लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू के बारे में शुरू से कहा जा रहा था कि गजा की लड़ाई को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिंदा रखा गया था। अब विपक्ष खुलकर बोल रहा है कि गजा में युद्ध रोकिए, देश को दोबारा बनाइए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप गजा में भी युद्ध विराम कराने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या नेतन्याहू की सत्ता से विदाई तय हो जाएगी? क्या जेल का रास्ता खुल गया है? तो सवाल सिर्फ जंग का नहीं, नेतन्याहू की राजनीति का है, जो अब आईसीयू में है। युद्ध तो थम गया, लेकिन क्या अब नेतन्याहू की गिनती शुरू हो गई है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य मीडिया खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो आशुतोष सर, गजा के युद्ध विराम की बात विपक्ष ही खुद कह रहा है इजराइल का, और जो मैंने कहा कि शुरू में ये कहा जा रहा था कि नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर हुआ, पहली बात तो ये होगा क्या, और अगर हुआ तो क्या नेतन्याहू की राजनीति का क्या होगा फिर? अंकुर, देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये है क्योंकि गजा के अंदर जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, बल्कि मैं तो उसको युद्ध नहीं कहता, मैं उसको एक तरीके से जेनोसाइड या नरसंहार कहता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई लड़ाई आमने सामने की सेनाएं तो नहीं कर रही जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा था, क्योंकि ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा था, ईरान जो है वो इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा था और एक दूसरे को लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ तो जो शुरुआत में जो गजा के अंदर जो रेजिस्टेंस हमास का था वो बाद के समय में तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब वो हमास को ख़त्म करने के बहाने वहाँ के निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें से 2/3 वो लोगों की जान जा रही है जो महिलाएं और बच्चे हैं। तो महिलाएं और बच्चे किसी जंग का हिस्सा कैसे हो सकती हैं? तो वैसे में अब ये प्रश्न है कि जबकि ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका की वजह से जो सीज़फायर हुआ है, उस सीज़फायर के बाद क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब गजा में भी सीज़फायर हो जाएगा? ये इस बात पर निर्भर करता है अमेरिका जो है वो कितना असर नेतन्याहू के ऊपर डाल सकता है, या जो नेतन्याहू की सरकार है उसके ऊपर कितना असर डालेगा। क्योंकि अगर अमेरिका अगर नेतन्याहू के साथ खड़ा रहेगा तो वहाँ किसी तरीके का कोई सीज़फायर नहीं होगा। जो बात मुझे समझ में आती है वो ये है कि इस वक्त जो नेतन्याहू की सरकार है वो अल्ट्रा ज़ायनिस्ट ग्रुप की सरकार है, जो अल्ट्रा रेडिकल है। एक तरीके से कह सकते हैं वो पूरी तरीके से दक्षिणपंथी संगठन है जिसका अपना एक नस्लवादी स्वरूप है। तो ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि गजा से पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों का सफाया कर दिया जाए और उस ज़मीन पर इजराइल का पूरी तरीके से कब्जा हो जाए। तो उनकी जो ग्रेटर इजराइल की जो मंशा है, जो उनका सपना है, वो उसके बहाने पूरा करना चाहते हैं और इस युद्ध के बहाने दरअसल वो गजा पर अपना कब्जा भी करना चाहते हैं। ये बात सच है कि जो 7 अक्टूबर 2023 के में जो हमास ने जो हमला किया था वो निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी वो भी कम है। लेकिन हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन होता है, एक उसका उसकी जिसे कहते हैं ना कि एक बैलेंस चीज़ों का होता है। तो शुरुआत में जब इजराइल ने गजा पर हमला किया और वहाँ हमास का खात्मा किया तो वो एक समझ में आने वाली बात थी, लेकिन उसके बाद से अब पिछले 1.5-2 साल से लगातार गजा के अंदर वो कत्लेआम मचाए हुए हैं और जहाँ उनको एड मिल रहा है, जहाँ उनको खाने की सामग्री देने की कोशिश की जा रही है, जहाँ किसी तरीके की दूसरी मदद की कोशिश की जा रही है, हर उस जगह पर वो हमले कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को थोक के भाव उनकी जानें ले रहे हैं। तो अब ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है और इसीलिए पूरी दुनिया में इसको लेके एक सवाल खड़ा हुआ है और खुद इजराइल के अंदर भी इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि एनफ इज़ एनफ, अब इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक पेच है।
पेच ये है कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने जिस वक्त इजराइल के अंदर घुसकर हमला किया था, उस वक्त वहां पर नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त तरीके से असंतोष फैलने लगा था। और नेतन्याहू और उनकी सरकार ने जिस तरीके से वहां की जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की थी कानून के माध्यम से, उसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और वो नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे। नेतन्याहू दरअसल वहां की सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए कब्जा करना चाहते थे या उसको अपने अधीनस्थ करना चाहते थे क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप है, उनकी जांच चल रही है। इसलिए लोगों का ये कहना है कि अगर युद्ध खत्म हो गया या गजा के अंदर अगर सीजफायर हो गया तो एक बार फिर वहां के लोगों का ध्यान नेतन्याहू के भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा और फिर नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलेगा और नेतन्याहू के बारे में जैसा लोग कहते हैं कि उनका प्रधानमंत्री बने रहना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ साथ उनके जेल जाने की भी संभावना बहुत बलवती हो जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि यह युद्ध आगे चलता रहे ताकि उनकी सरकार, उनका प्रधानमंत्री का जो पद है वो बरकरार रहे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, विरोध तो शुरू से हो रहा था, विपक्ष लगातार ये सवाल तो उठा ही रहा था, लेकिन ईरान से युद्ध विराम के बाद अब ये तो साफ साफ लोग करें कि झुका कौन पहले। ईरान तो एंड तक ये कहता रहा नहीं हम शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। तो साफ साफ ये दिखाई देने लगा कि कल ही खबरें आने लगी थी युद्ध विराम से पहले कि इजराइल चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए। तो ये कमजोरी तो नेतन्याहू की दिखी है, तो अब विरोध और ज्यादा होगा और ट्रंप को भी कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो अलग बात, अब अलग बात है ईरान से युद्ध के बाद। देखिए, ईरान के साथ जो लड़ाई थी उस ईरान के साथ उस लड़ाई में इजराइल को भी बहुत फायदा होने वाला नहीं था। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ईरान गजा नहीं है, ईरान फिलिस्तीनियों का मुल्क नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता रह चुका है और उसका अपना एक अस्तित्व है और जिस जिस तरीके का ईरान है उसका अपना एक स्वाभिमान भी है। वहाँ पर इस वक्त जो सरकार है वो एक इस्लामिक क्रांति के द्वारा पैदा हुई सरकार है और वो वहाँ की सरकार पर, वहाँ की ज़मीन पे, वहाँ के समाज में बहुत पूरी तरीके से उसकी पैठ है। तो आप गजा की तरीके से आप ईरान को नहीं ट्रीट कर सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि गजा के अंदर जो फिलिस्तीनी है वो बेचारों के, उनकी अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन ईरान के पास न केवल अपनी मजबूत सेना है, उनके पास रिवोल्यूशनरी गार्ड है जिनकी जो लाखों की संख्या में है और जो एक मिलिट्री की तरीके से काम करते हैं। इसके साथ साथ उनके पास इस बात की भी आशंका या संभावना है कि उनके पास मिलिट्री जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो भी हो सकता है और अगर नहीं भी है तो भी उसको बनाने की कगार पे हैं या बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और ईरान पर जब उन्होंने हमला किया तो ईरान की सरकार के खिलाफ काफ़ी असंतोष था, अभी भी असंतोष है, लेकिन युद्ध की वजह से वो पूरा ईरान एकजुट हो गया था। तो ईरान के ऊपर नेतन्याहू उस तरीके से ना तो हमला कर सकते हैं और ना ही उस तरीके से वो उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने गजा के अंदर किया है। तो थोड़े समय के बाद ही उनको ये बात समझ में आ गई कि ईरान के ऊपर वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा एक तरीके से अमेरिका ने उनकी मदद की है। अमेरिका ने जो ईरान के जो तीनों परमाणु जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया है। हालांकि ये कहना भी बहुत मुश्किल काम है कि जो तीनों न्यूक्लियर साइट्स थे नानतेज, इब्शान और फर्दो, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ या उनका परमाणु संयंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि इस बारे में कहीं कोई कंफर्मेशन अभी आ नहीं रही है। तो वैसे में नेतन्याहू के लिए एक सीमा के बाद इस युद्ध को आगे खींचना बहुत मुश्किल था। दूसरा, खुद ट्रंप के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप चुनाव में और सरकार में इसलिए आए थे क्योंकि आप दुनिया में जो अमेरिका युद्ध में जा रहा था आप उसका विरोध कर रहे थे और अब आप खुद युद्ध के अंदर अमेरिका को लेकर कूद पड़े हैं, तो आप अपनी ही जो बातें थी उसके पीछे जा रहे थे, तो इसका भी विरोध उनको हो रहा था। इसलिए परमाणु साइट पर हमला करने के बाद ट्रंप ने दोनों साइडों से बातचीत की और बातचीत करके सीजफायर का ऐलान एक तरीके से कर दिया है। तो नेतन्याहू के लिए स्थितियां बहुत कमजोर हो जाएंगी अगर वो गजा के अंदर भी अगर सीजफायर होता है तो। ईरान में तो ये ट्रंप ने करवाया, गजा में अभी तक क्यों नहीं करवा रहे हैं? दरअसल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है और बहुत बड़ी पहेली इसलिए है क्योंकि अमेरिका के अंदर भी बहुत विरोध के स्वर उभर रहे हैं। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही मासूम लोगों का कत्ल नेतन्याहू की सरकार ये कर रही है और नेतन्याहू की सरकार दरअसल अपनी सरकार को बचाने के लिए ये काम कर रही है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका जिस तरीके से नेतन्याहू के ऊपर दबाव बनाना चाहिए था उस तरीके से दबाव नहीं बनाया। आपको याद होगा कि ट्रंप के पहले जब वहाँ जो बाइडेन की सरकार थी उनके ऊपर भी बहुत दबाव था। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के होने के बावजूद भी उन्होंने नेतन्याहू को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, इजराइल की
की सरकार को सपोर्ट किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे ये लगे कि बाइडेन की सरकार नेतन्याहू के साथ जो गजा में कुछ कर रहे हैं वो उसमें उनकी पूरी तरीके से वो साथ नहीं है। अगर अमेरिका साथ नहीं होता तो इजराइल इतने लंबे समय तक गजा के अंदर युद्ध नहीं कर सकता था और ना ही वहां पे इतने सारे लोगों को मार सकता था। तो ये मेरे लिए भी एक पहेली है। इसका एकमात्र कारण ये बताया जाता है कि दरअसल अमेरिका के अंदर जो यहूदी लॉबी है, ज्यूज लॉबी है, वो बहुत स्ट्रांग है। वो रिपब्लिकन्स को भी फंड करते हैं, वो डेमोक्रेट्स को भी फंड करते हैं और बहुत ही पावरफुल पोजीशंस में हैं और वो लगातार अमेरिका की सरकार के ऊपर या अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर ये दबाव बनाए रखते हैं कि ये अगर गजा को हमने ख़त्म नहीं किया तो हमास फिर से जिंदा हो जाएगा और अगर हमास फिर से अगर जिंदा हो गया तो फिर वो एक बार फिर इजराइल के लिए बड़ा खतरा बनेगा और फिर इजराइल के लोगों को जान माल का नुकसान होगा। तो सिर्फ यही एक बात मुझे समझ में आती, बाकी तो बात समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से इजराइल के अंदर गजा को लेकर एक माहौल बनना शुरू हो गया है, अखबार वहाँ हारेट्स जैसा बड़ा अखबार वो लिखने लगा है और वो पहले से भी लिखता रहा है, इस युद्ध का लगातार विरोध करता रहा है। वहाँ की जो सिविल सोसाइटी वो भी काफ़ी नाराज़ है, वो भी सड़कों पर उतरी हुई है और वहाँ का विपक्ष भी इस बात को लेकर नाराज़ है। तो उम्मीद ही की जानी चाहिए कि बहुत जल्द अब गजा के अंदर भी सीज़फायर होगा और इजराइल को वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा या अपने युद्ध को या मासूम लोगों की जान लेना बंद करना पड़ेगा। और अगर हो गया, जो मैंने शुरुआत में बात कही, तो नेतन्याहू का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं राजनीति में, अगर हो गया? देखिए, अगर गजा के अंदर युद्ध अगर खत्म हो जाता है या गजा का ऑपरेशन अगर बंद हो जाता है तो फिर एक बार फिर वहाँ का जो पूरा तंत्र है वो नेतन्याहू के खिलाफ जाएगा और नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मामले फिर से खुलेंगे, उनकी फिर से जांच पड़ताल होगी और फिर उनके लिए अपनी कुर्सी में बने रहना बहुत मुश्किल हो पाएगा और हो सकता है वो जेल भी जाए। हो सकता है वो जेल भी जाए। तो ईरान से लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन अब नेतन्याहू की कुर्सी की लड़ाई अब शुरू हुई है। अब देखते हैं कि गजा पर अगर युद्ध विराम होता है तो नेतन्याहू की कुर्सी, जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि हो सकता है वो जेल भी चले जाए, तो अब जिक्र तो इसी बात का होगा और ध्यान भी इसी बात पर रहेगा कि गजा को लेकर अब क्या होता है, युद्ध विराम होगा नहीं होगा, ट्रंप क्या करवाएंगे और विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाता है। नया मुद्दा जैसे भी हमारे ऐसे मुद्दे हम उठाते रहते हैं सत्य हिंदी पर। अगला कार्यक्रम भी एक और दमदार कार्यक्रम होगा, तो आप देखते रहिए सत्य हिंदी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहले आए पहले बार तुरंत वीडियो देखिए। इसके अलावा अगर आप अच्छी खबरें पढ़ना चाहते हैं तो सत्य हिंदी का ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड करिए और उसमें आप वीडियो भी देखेंगे और खबर भी पढ़ेंगे, विश्लेषण पढ़ेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.